कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उस बुक में कितने राइट्स हैं? अच्छा कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। ये बताइए कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है पब्लिक पावर। क्या मतलब है? पब्लिक पावर। एक डेफिनेशन मैंने बताई थी अब्राहम लिंकन की, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बताई थी? नहीं बताई थी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बन के तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। इसे बोलते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसे डिक्लेयर कब किया गया है? 26 जनवरी 1951 की 50। ये कौन है भाई 51 वाला? हाँ एरम आज लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है। फाइनली जैसे मैंने कहा 26 नवंबर 1949। अच्छा कल मैंने एक चीज, कल क्या मैंने जब पढ़ाया था परसों, तो 1949 में एक चीज और बताई थी। और क्या होता है 1949? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कब बना है? 1949 में बना है ना, नहीं बना? पहले कौन थे? जो चीफ कमिश्नर थे इलेक्शन के, वो कौन थे? और प्रेजेंट में राजीव कुमार। फोटो तो आपने देखी नहीं होगी क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इन लोगों के बारे में जानो। बहुत बिजी आदमी हो आप लोग, इंस्टाग्राम फेसबुक से निकलते हैं। चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। सॉरी तैयार नहीं, डिक्लेयर हो बन के। तो कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, संविधान दिवस। अच्छा एक चीज ये बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक हमारी लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बुक कुछ सोच समझ के लिखी गई होगी क्योंकि उन्हें, अच्छा आप स्कूल आते हो, आपकी एक डायरी है, उस डायरी में लिखा है ना कि आपका स्कूल आने का ये टाइम है, इतने बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपका ये ड्रेस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितने भी इस स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर वही शेड्यूल अप्लाई होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर के बच्चे दूसरे स्कूल के, उनके ऊपर भी यही शेड्यूल अप्लाई हो, उनका कुछ अलग होगा। तो जैसे मैं बात करूं, ये स्कूल इंडिया है, हम स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? सिटीजन एक तरह से मान लो। और हम सब पे, जैसे आप इस क्लास में बैठे हो, इस क्लास में अगर मैं बात करूं, हिंदू भी बच्चे हैं, मुस्लिम भी बच्चे हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और सिख, मतलब कई सारी कम्युनिटीज के यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ठीक है? ओबीसी है, जनरल है, एससी, एसटी, कई सारे कम्युनिटीज। लेकिन सब पे एक ही रूल अप्लाई हो रहा है, सब पे एक ही रूल अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूं जो ओबीसी बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं लाता तो उसे माफ कर दिया जाता है, या जनरल बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं लाता तो उसे माफ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, टीचर सब पे एक रूल अप्लाई कर रहा है, सबको पनिशमेंट मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। तो वही चीज हमारे कंट्री का भी हाल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाई गई उसमें इक्वालिटी रखी गई। क्या रखी गई? इक्वालिटी, कि सब बराबर है। सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की थिंकिंग क्या थी वो मैं बताती हूँ। अगर मैं बात करूं कि हमारी कंट्री में कितने रिलीजन रहते हैं? 6। मैं अगर बात करूं 6 कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, और ईसाई में क्रिश्चियन आ गए बेटा, और बौद्धिस्ट। कितने हुए? 6 हुए। 4 तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गए, और बौद्धिस्ट और जैन, यानी जो जैन को मानते हैं और जो बुद्ध को मानते हैं, ठीक है? तो ये 2 कम्युनिटी हो गई। लेकिन मेजॉरिटी में कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं बात करूं हिंदू और मुस्लिम, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं के हैं। मेजॉरिटी में तो हिंदू है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी में कौन आते हैं? हिंदू मेजॉरिटी में आते हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के नंबर अच्छे हैं इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी कंट्री चलेगी कैसे। तो अगर मैं बात करूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट की एक फोटो कॉपी जिसे कहा जाता है वो माना जाता है, जेरॉक्स कॉपी माना जाता है।
बहुत से जो आर्टिकल्स हैं वो 1935 से एग्जैक्टली वैसे उतार लिए गए जो 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ है 1949 26 नवंबर को, और इसकी ज्यादातर कॉपी कहाँ से ली गई है 1935 से। तो अगर मैं बात करूं कि दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मेजॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई हिंदुओं ने कहा कि हमारी तो एक बहुत पुरानी बुक है जिसका क्या नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति पढ़ी है किसी ने यहाँ पे? बहुत घटिया बुक है मनुस्मृति, बहुत वाहियात। ये बुक दो लोगों की पक्की दुश्मन है, विमेंस की और दासियों की, या जिसे मैं कह सकती शूद्र। चार कम्युनिटी हिंदू में अगर मैं बात करूं 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हुए? 4 वेद हुए ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में लिखा है कि 4 कम्युनिटी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई अब इनके काम भी बटे हुए हैं। ब्राह्मण का क्या काम है? शास्त्रों के बारे में नॉलेज देना। क्षत्रिय का क्या काम है? अपने जो भी उसकी कंट्री है वहां पे उसकी रक्षा करना या वॉर लड़नी। अब मैं बात करती हूँ वैश्य का काम है सिर्फ बिजनेस करना, और सर्वेंट का जितना भी काम है वो किसका है? शूद्र का। किसका है? शूद्र का। तो 4 कम्युनिटी ये भी हो गई, समझ में आ रहा है? तो मनुस्मृति किसकी दुश्मन है? विमेंस की और शूद्रियों में दासियों कह सकते, सबसे बड़ी दुश्मन है। मनुस्मृति में लिखा है कि ना तो औरतों को शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति है, ना दासियों को शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति है। मनुस्मृति का एक क्लॉज मुझे बहुत घटिया और वाहियात लगता है, जिसमें कहा जाता है कि एक औरत हमेशा एक आदमी पे डिपेंड होती है। स्टार्टिंग में अपने फादर पे, फिर भाई पे, फिर हस्बैंड पे, और लास्ट में अपने बेटे पे डिपेंड होती है। ये बिल्कुल घटिया लाइन है, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि औरत की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, औरत की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये सही है? अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो, मनुस्मृति लगा दी जाए इंडिया में, क्या हो? मर्डर कर देंगे, बवाल हो जाएगा भाई, खून खराबा। झांसी की रानी सबके अंदर आ जाएगी भैया, सबके, मेरे अंदर तो पहले झांसी की रानी है, पहले ही अभी झांसी की रानी है। हाँ, झांसी की रानी, बेगम, हजरत महल जितनी है सबके अंदर आ जाएगी। ये क्या बवाल है भाई कि मेहनत से हमने अपनी पहचान बनाई, आइडेंटिटी बनाई, और आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी कोई आइडेंटिटी है ही? आप तो सब एजुकेटेड हैं, वैसे थोड़े हम नहीं, ये चीज हो भी नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल। अब मैं बात करूं मनुस्मृति में कि दासियों की भी कंडीशन बहुत खराब है, यानी उनको भी शास्त्र में बात करूं बुक्स को छूने की इजाजत नहीं है। ना तो विमेंस किताबों को छू सकती हैं और ना ही दासियों छू सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री में भी 2 नाम आते हैं, अपाला और गार्गी, जिसने ये साबित किया था डिबेट करके कि एजुकेशन में विमेंस बहुत आगे हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। अपाला गार्गी बहुत फेमस नाम है अपने टाइम का, जिन्होंने डिबेट्स की, शास्त्रार्थ, क्या बोलते हैं उसे? शास्त्रार्थ का मतलब होता है डिबेट, लॉजिकली डिबेट, बहस का। कौन सी बहस? एजुकेशन से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं मनुस्मृति अगर लगा दी जाती 1947 में, तो ये हो नहीं सकता था। रही बात मुस्लिम्स की, तो शरीयत बुक थी उनकी क्या बुक थी? शरीयत बुक। तो भाई अगर शरीयत बुक को अप्लाई किया जाता तो हिंदू नहीं मानता, और मनुस्मृति को तो कोई नहीं मानता, क्योंकि मनुस्मृति जो है एक मनु नाम के ब्राह्मण ने लिखी थी इस बुक को, और इस बुक में बहुत सी वाहियात चीजें हैं कि भाई आप जो है विमेंस को लेके और दासियों को लेके कि दासियों को कोई बराबरी नहीं दी जाती ब्राह्मण के बराबर। ये क्या है? ये ब्रह्मा जी के पैर से निकले हुए, यानी इनका जो जन्म है दासियों का, वो कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा जी के पैर से हुआ है। तो भाई इनकी कंडीशन बहुत खराब है, ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने, सर्वेंट का काम करने आए हैं। ये किसमें लिखा है? मनु स्मृति में लिखा है। विमेंस के लिए क्या लिखा है कि भाई विमेंस को भी पढ़ने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने देना चाहिए?
क्योंकि उन्हें अपने राइट्स पता हो जाएंगे तो वो खड़ी हो जाएंगी मैन के आगे, ठीक। तो ये दोनों बुक अप्लाई नहीं की जा सकती, सीधी सी बात है। ना तो मनुस्मृति अप्लाई की जा सकती थी और ना ही शरीयत बुक अप्लाई की जा सकती थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी 1947 के बाद। तो जब 1947 के बाद हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी तो उस कंडीशन में ये कहा गया कि क्या क्या यहाँ पे लग सकता है एक ऐसी बुक, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबके लिए एक जैसा। आपको पता है मनुस्मृति को जलाने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो हैं जिन्होंने मनुस्मृति बुक को जला दिया था और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, 1930, 31, 32। समझ में आया कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है? 3। और तीनों में पार्टिसिपेट किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सेकंड वाले में सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। और मैं अगर बात करूं कि जैसे कहा जाता है ना कि दासियों जो है, ये मनुस्मृति में लिखा है कि दासियों किसी काम के नहीं, शूद्र किसी काम के नहीं, इनका काम क्या है? सिर्फ गुलामी करना है, सर्वेंट का काम करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस कम्युनिटी से आते पता है? दासियों कम्युनिटी से आते, शूद्र कम्युनिटी से आते। एक बच्चे को मौका मिला थोड़ा सा और उसने ये साबित कर दिया कि उसके बराबर की डिग्री किसी के पास नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बैठी ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बराबर की डिग्री किसी के पास नहीं। तो यहाँ पे एक बच्चे को मौका मिला तो उसने साबित कर दिया। तो सोचो अगर ऐसे मौके मिले तो जिस कम्युनिटी को सबसे बुरा कहा गया है वो कम्युनिटी सबसे आगे निकल सकती है। इसीलिए मैं विमेंस के लिए भी बोल रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ दासियों की बात नहीं करी, विमेंस को भी अगर मौका मिले तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है। मैं अक्सर बोलती हूँ ना, इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो कोई नहीं कर सका वो 1971 में इंदिरा ने करके दिखा दिया। क्या किया? बांग्लादेश बना दिया। 1971 में डॉक्टर ने क्या कहा? बांग्लादेश हुआ है। इंदिरा गांधी जी मुबारक हो, क्या हुआ है? बांग्लादेश हुआ है। तो जो कोई नहीं कर पाया वो इंदिरा ने कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि अगर औरतों को मौका मिले पावर का, चाहे मैं रजिया सुल्तान की बात करूं, चाहे मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, तो बहुत अच्छे से रूल कर सकती है ना। रजिया सुल्तान कौन है? हाँ, फर्स्ट विमेन रूलर इन इंडिया। भारत में रूल करने वाली पहली महिला जिसने रूल किया। कब किया? 1236। और आज हम कब हैं? कुछ बदला तब से तब तक के बीच में? कुछ चेंज हुए? बेल लगी क्या? कुछ चेंज हुए? 1236 से लेकर 2024 के बीच में दिखावे का बहुत चेंज हुआ। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ लोगों, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ लोगों को। आज भी वो ये समझते हैं कि एक औरत आदमी से पीछे है, कमतर है, दिमाग में कम अक्ल है, दिमाग में कम अक्ल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सोचते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो उन्होंने इक्वालिटी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। कल मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछूंगी, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? एक एक करके मैं पूछूंगी कौन कौन से। तो आप ये पढ़ के आएंगे, आपका होमवर्क नहीं करा। तो अगर मैं बात करती हूँ, इक्वालिटी एक राइट है हमारा, समता का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स में एक राइट टू इक्वालिटी भी है ना। उस इक्वालिटी में क्या कहा गया? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। या मैं बात करूं, चाहे दासियों कम्युनिटी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, सब क्या इक्वल है। जबकि इनको तो ज्यादा बेनिफिट है। रिजर्वेशन, अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन कोटा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? दासियों को। तो मैं जानती हूँ भाई कि जब मैं मजाक में बता रही हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तो क्या कहा होगा? जब वो रिजर्वेशन सेट कर रहे होंगे तो हमें पानी नहीं दिया था। चलो एक आर्टिकल और, एक क्लॉज और, 10% रिजर्वेशन और, 5% रिजर्वेशन और। हाँ, टोटल कितने आर्टिकल हैं?
395। उसमें भी पार्ट्स है, हर आर्टिकल में आर्टिकल ए आर्टिकल बी ऐसे करके उसमें कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट किया डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, ऐसा उन्होंने सोचा कि इन्होंने इतने मुझसे मेरे साथ गलत किया, अब मुझे मौका मिला, और वो ऐसा मौका कि पूरी की पूरी जनरल कम्युनिटी को उन्होंने धो दिया एक बार एक साबुन से, कि आज तक सब रोते रहते हैं कि भाई हम 90 लाए, हम 120 लाए और सामने वाले 40 पे हो गए। देखो वो 40 पे हो गए, लेकिन उन्होंने कितना बर्दाश्त किया है ये हम सोच भी नहीं सकते। जो उनकी कम्युनिटी ने बर्दाश्त किया है, हमारे दिमाग में भी वो चीज़ें नहीं आ सकती। इतनी बुरी कंडीशन उनको रखी जाती थी। आपको अगर आपने कभी कोहलू देखा, कोहलू जहाँ पे तेल निकाला जाता है वहाँ बैलबंदी होती है और वो रेगुलर से चलते रहते हैं चक्कर में। अगर नेट पे सर्च करते हैं तुम लोग तो भाई हर चीज़ मार्केट से लाने वाले एज में हो, लेकिन फिर भी अब कभी देखना गाँव हो जाना, अब बहुत कम बच्चे हैं वैसे ज़्यादातर, अब तो मशीनों से ही तेल निकाला जाता है, मशीनों से तेल निकलता है। तो कोहलू में जो बैल लगते थे ना, पहले दासियों को लगाया जाता है बैलों की जगह, और वो रेगुलर उसको चलाते रहते हैं। और 1 डिग्री में रेगुलर घूमना क्या हाल होगा। तो वो कंडीशन थी उनकी, सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि कितना बुरा हाल था उनका, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ, ना तो मनुस्मृति को लगाया जा सकता था और ना ही शरीयत बुक को लगाया जा सकता। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनना तो जरूरी था, और ये ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब है बाहर की कंट्री से बहुत कुछ लिया गया। तो आज बस इतना ही, कल मैं फंडामेंटल राइट्स बताऊँ, ठीक है। पूछूंगी आपसे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी।